नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव में जनन। ठीक है, मानव में जनन किस प्रकार से होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक क्लास मैंने अपलोड कर चुकी है और उस क्लास में हमने पढ़ा था मानव जनन तंत्र और जनन के बारे में, है ना। संक्षेप में हमने जानकारी प्राप्त की कि भी जनन है वो होता क्या है। ठीक है, जनन का मतलब क्या होता है, जनन है वो जीवों के लिए क्यों अनिवार्य होता है, तो इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में डिटेल से। किसके बारे में, नर जनन तंत्र है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि अपन नर जनन तंत्र की बात करें, ठीक है भाई, मानव में जनन है तो मानव में जनन के लिए अपने को नर जनन तंत्र है उसको भी पढ़ना जरूरी है और मादा जनन तंत्र है उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नर जनन तंत्र की संरचना है वो कैसी होती है और अगली क्लास में हम देखेंगे मादा जनन तंत्र की संरचना है वो कैसी होती है। और इन दोनों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम पूछे जाते हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में भी अपन साथ साथ में जो पॉइंट पढ़ेंगे तब चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें नर जनन तंत्र की। किसकी बात करें, नर जनन तंत्र की। तो नर जनन तंत्र है उसके कितने भाग हैं या ये नर जनन तंत्र है वो किस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में अपने को देखना है। ठीक है, तो यदि अपन नर जनन तंत्र की बात करें, ठीक है, और जनरल साइंस की बात करें, किसकी बात करें, जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की बात करें, तो अपने को सामान्य विज्ञान के दृष्टिकोण से ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि अपन देखें तो नर जनन तंत्र को अपन मोटे तौर पर 4 प्रमुख भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। कितने भागों में, 4 प्रमुख भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 प्रमुख भाग कौन कौन से हो जाएंगे उनको अपन देखते हैं। ठीक है, तो एक तो अपन बात करें नर जनन तंत्र का, एक भाग तो हो जाएगा अपने वृषण। एक भाग क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अपने वृषण जिसको अपन टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है वो हो जाएगा अपने शुक्र वाहिनियां। कौन सा भाग हो जाएगा, शुक्र वाहिनियां, शुक्र वाहिनियां। ठीक है, और तीसरा जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा अपने सहायक जनन ग्रंथियां। कौन सा भाग हो जाएगा, सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां, ये हो जाएगा तीसरा भाग। ठीक है, और चौथा जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा अपने, कौन सा हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा सहायक जनन ग्रंथि हो गया तीसरा, और चौथे में हो जाएगा अपने मूत्र जनन मार्ग और शीशन, दोनों को शामिल ही पढ़ लेता है। ठीक है, चौथे नंबर पर लिख देता हूं मैं मूत्र जनन मार्ग, मूत्र जनन मार्ग एवं शीशन, एवं शीशन या पेनिस जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपने को डिटेल से देखना है। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर मानव जनन तंत्र को अपन 4 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं। मानव नर जनन तंत्र है क्या, नर जनन तंत्र का मतलब ये हो गया कि नर युग्मक का उत्पादन करने से संबंधित जो जनन तंत्र है उसको अपन बोलते हैं नर जनन तंत्र। किसके, नर युग्मक किसको बोलते हैं, शुक्राणु। और पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नर युग्मक को तो कहते हैं शुक्राणु मनुष्य में, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु। ठीक है, तो अंडाणु का उत्पादन करने वाला जो तंत्र है उसको तो बोलेंगे अपन मादा जनन तंत्र, और नर युग्मक मतलब शुक्राणु का उत्पादन करने वाले जनन तंत्र को अपन क्या बोलेंगे, नर जनन तंत्र, जो कि नर में पाया जाता है। जो कि किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। तो शुक्राणु के उत्पादन से संबंधित है ना, किसके उत्पादन, इसका कार्य क्या हो गया, शुक्राणु उत्पादन करना। ठीक है, शुक्राणु, शुक्राणु का मतलब नर युग्मक, शुक्राणु का मतलब क्या हो गया, नर युग्मक। तो नर युग्मकों के उत्पादन से संबंधित जो तंत्र होता है उसी को अपन क्या कहता है, नर जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो शुक्राणु के निर्माण के लिए नर जनन तंत्र का निर्माण है वो मुख्यतः 4 अंगों के द्वारा किया जाता है। यह 4 प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करती है। ठीक, अभी अपन डायग्राम में भी देखेंगे, इसका एक स्पष्ट डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम में ये चीजें कहां पर है। ठीक है, पर एक बार इसका थोड़ा सा अवलोकन करता है। जो वृषण है, शुक्र वाहिनी है और सहायक जनन ग्रंथि है,
इनमें यदि अपन बात करें, सबसे पहले तो सहायक जनन ग्रंथि है वो अपने हो जाएगी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सहायक ग्रंथि है वो यहाँ पे होगी। इन तीनों को अपन यहाँ देखेंगे तो एक बार मैं इधर आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। तो एक तो होती है अपने सहायक जनन ग्रंथियों में बात करें तो एक तो हो जाएगी अपने शुक्राशय। एक कौन हो जाएगा? शुक्राशय। शुक्राशय सहायक जनन ग्रंथि है नर की। किसकी? नर की। एक बात करें तो एक हो जाएगी प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी नर की क्या है? सहायक जनन ग्रंथि है। और एक हो जाएगी अपने काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काउपर की ग्रंथि, ठीक है, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि। तो ये जो 3 जो ग्रंथियां हैं वो नर की सहायक जनन ग्रंथियां होती है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नर जनन ग्रंथि है? तो शुक्राशय है, प्रोस्टेट है और काउपर है। ये तीनों है वो नर जनन ग्रंथियों का ही भाग है, या यूं कह दो कि नर जनन ग्रंथियां हैं, ठीक है। तो मोटे तौर पर नर जनन तंत्र को अपन वृषण, शुक्रवाहिनियां, सहायक जनन ग्रंथियां और मूत्र जनन मार्ग या मूत्र जनन मार्ग एवं शीशन में डिवाइडेड कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसका जो डायग्राम कैसा बनेगा और उस डायग्राम में ये जितनी भी संरचनाएं हैं वो कहां कहां पाई जाएगी, क्योंकि जब तक अपन डायग्राम को नहीं देखेंगे तब तक अपने को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले इसके डायग्राम को देखते तो मैं एक बार इसका डायग्राम बना दे। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। तो इस नर जनन तंत्र के नामांकित चित्र के कौन कौन से भाग है उनके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। वैसे नर जनन तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। और भी इनके भाग है, तो कौन कौन से भाग है, ठीक है, उनका कार्य क्या है, संरचना कैसी होती है, तो उनके बारे में इस डायग्राम के माध्यम से अपन अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था नर जनन तंत्र का पहला भाग आपको मैंने बताया था वृषण। पहला भाग क्या बताया था? वृषण आपको बताया था, ठीक है, टेस्टिस, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको टेस्टिस, ठीक है। तो वृषण है, ये क्या होता है इनके बारे में अपन डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो वृषण देखो, ये है वृषण। वृषण अंडाकार या लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं, ठीक है। और ये एक थैलीनुमा संरचना के अंदर पाए जाते हैं। ये देखो, ये एक थैलीनुमा संरचना है। इस थैलीनुमा संरचना को बोलते हैं अपन वृषण कोश। क्या बोलता है? वृषण कोश। तो वृषण किस में पाए जाते हैं? ये वृषण है, ध्यान रखना। ये तो एक अधिवृक्क ग्रंथि है, ध्यान रखना, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी है? ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि है ये, ठीक है, जो कि यहां अपने काम की नहीं है, इसलिए मैंने यहां दर्शाया भी नहीं है। तो वृषण है वो वृषण कोश में पाए जाते हैं। नर के शरीर के बाहर जो हमारा जो कमर का जो क्षेत्र होता है, विज्ञान की भाषा में कमर के क्षेत्र को बोलते हैं श्रोणी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? श्रोणी क्षेत्र में उदर गुहा है, पेट की गुहा नीचे की ओर, ठीक है, उसमें एक थैलीनुमा संरचना में लटके रहते हैं। उस थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? वृषण कोश। और उसके अंदर अंडाकार आकृति के क्या होते हैं? वृषण होते हैं, जो कि एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। तो वृषणों की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। और लगभग कैसे होते हैं? लगभग ये होता है अपने गोलाकार या अंडाकार, ठीक है, गोलाकार बोल दो या क्या बोल दो इनको, या इनको अपन कह सकते हैं अंडाकार। क्या बोल सकते हैं इनको? अंडाकार। तो वृषण गोलाकार या अंडाकार होता है। एक थैलीनुमा संरचना में शरीर के बाहर नर के उदर गुहा में नीचे की ओर लटके रहते हैं। अब ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं? शरीर के बाहर होने का एक रीजन है, और वो रीजन है कि हमारे शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है? नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है शरीर का, है ना, सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वृषणों के अंदर किसका उत्पादन होता है? शुक्राणु का उत्पादन। ये वृषण किसका उत्पादन करता है? ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का मतलब नर युग्मक, है ना, शुक्राणु का निर्माण करते हैं कौन? वृषण। ध्यान रखना है, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के टेम्परेचर से 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ध्यान रखना, लगभग एवरेज मान लो आप 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शुक्राणु उत्पादन के लिए कम होना चाहिए। मतलब 37 से 2.5 कम कर लो आप, लगभग 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर शुक्राणु का उत्पादन होता है। तो ये जब शरीर से बाहर रहेंगे तो हल्का सा इनका टेम्परेचर है वो कम
हो जाएगा। इसलिए वृषणु का शरीर से बाहर पाया जाना एक प्रकार का अनुकूलन है, और वो अनुकूलन किसके लिए? वो अनुकूलन है शुक्राणु निर्माण के लिए। किसके लिए? शुक्राणु निर्माण के लिए एक प्रकार का क्या है? अनुकूलन है। तो ध्यान रखना, शुक्राणु उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर है वो शरीर के तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। कितना? 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कम होना चाहिए। अब वृषणु में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वृषणु में क्या होती है? शुक्रजनक नलिकाएं होती है। कौन सी नलिकाएं होती है? शुक्राणुजनक नलिकाएं या शुक्रजनक नलिकाएं, आप कह दो इनको, ठीक है। शुक्रजनक नलिकाएं, कौन सी नलिकाएं? शुक्रजनक नलिकाएं होती है। इन शुक्रजनक नलिकाओं में असंख्य, ध्यान रखना, बहुत प्रकार की असंख्य शुक्रजनक नलिकाएं होती है। इन शुक्रजनक नलिकाओं में होता अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। या यूं मान लो कि शुक्राणुजन नलिकाओं के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जिनको बोलते हैं अपन शुक्राणुजन कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? शुक्राणुजन कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। कैसे? अगुणित। अगुणित का गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी। जैसे शुक्राणुजनक कोशिका है, शुक्राणुजनक कोशिका के अंदर यदि 46 गुणसूत्र है, कितने? 46 गुणसूत्र है, तो शुक्राणु के अंदर गुणसूत्र कितने रहेंगे? n बराबर कितने रहेंगे? 23 रहेंगे। कितने रहेंगे? n बराबर 23 गुणसूत्र है वो शुक्राणु के अंदर बनेंगे। तो वृषणु के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषणु के अंदर असंख्य शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु मात्र कोशिकाएं होती है। कौन सी? शुक्राणु मातृ कोशिकाएं या शुक्रजनक कोशिकाएं। तो शुक्राणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। किनका? अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। किसके अंदर? वृषणु में। और इसके लिए शरीर के टेम्परेचर से कितना? 2.5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो कम चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए जो वृषण है वो शरीर के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो वृषणु के द्वारा एक हार्मोन का स्रावण भी होता है। कौन सा हार्मोन? वृषणु के द्वारा। तो ध्यान रखना, वृषणु के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है अपना टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये हार्मोन एक तो शुक्राणु उत्पादन की जो ये प्रक्रिया, शुक्र जनन प्रक्रिया, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहता है? शुक्राणु जनन। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहता है? शुक्राणु जनन। और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? वृषण के अंदर होती है। वृषण के अंदर असंख्य नलिकाएं होती है जिनको कहते हैं शुक्राणुजनक नलिकाएं या शुक्राणुजन नलिकाएं। इन शुक्राणुजन नलिकाओं में जो कोशिकाएं होती है उनको बोलते हैं शुक्राणु मातृ कोशिकाएं। और उन शुक्राणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 23। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इसके अलावा वृषणु के द्वारा एक नर हार्मोन निकलता है ना, इसको बोलते हैं नर जनन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? नर जनन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और ये नर जनन हार्मोन है वो वृषण के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन नाम है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करता है। और इसके अलावा तो इस टेस्टोस्टेरोन के 2 कार्य हो जाएंगे। कितने कार्य हो जाएंगे? 2 कार्य हो जाएंगे। एक तो इसका कार्य हो जाएगा आपके, देखो कार्यों की अगर अपन बात करें, एक तो इसका कार्य हो जाएगा आपके शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण या सहायक। शुक्राणु निर्माण में सहायक, ठीक है। शुक्राणु निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। और एक इसका कार्य क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा नर के गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण, है ना। गौण लैंगिक लक्षण, जो नर होता है ना, पुरुष, तो उसके गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। अब ये गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है? ये होता है जैसे दाढ़ी मूंछ का आना है, ठीक है। तो ये जो लक्षण, आवाज का भारी होना है ना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है। तो ये जो है वो नर के गौण लैंगिक लक्षण कहलाता है। गौण का मतलब द्वितीयक। गौण का मतलब क्या होता है? द्वितीयक लक्षण।
है ना। तो गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण है वो करने में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो सहायक होता है। इसलिए तो यदि किसी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम उम्र में स्खलन हो जाता है ना, तो उनके दाढ़ी मूंछें वगैरह वो जल्दी से आ जाती है, और यदि देरी से होता है तो उनमें वो देरी से होती है। ठीक है, आगे बात सुन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो ये जो वृषण है वो नर का मुख्य जनन अंग है, ध्यान रखना, प्राथमिक जनन अंग है। वृषण क्या है? प्राथमिक जनन अंग होता है। तो ये है अपने वृषण। ठीक है, तो वृषण के बारे में आपको इतनी सी जानकारी है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, जनरल साइंस के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये वृषण के बारे में इतनी सी, हालांकि मैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, अभी मैं नोट्स भी लिखाऊंगा, तो नोट्स में आपको सारी चीजें वो देखने को मिल जाएगी। अब बात करें अपन शुक्रवाहिनियों की, किसकी बात करें? शुक्रवाहिनी की बात कर लेते हैं अपन। तो शुक्रवाहिनी क्या होती है इसके बारे में अपन अब देखेंगे। ठीक है, वृषण के बारे में अपन वृषण पूरा पढ़ चुके हैं और वृषण कोश भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी क्या होती है? शुक्रवाहिनी का, और वाहिनी का मतलब होता है नलिका। वाहिनी का मतलब क्या होता है? देखो, शुक्रवाहिनी अपन पढ़ रहे हैं, दूसरा अंग पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र का, और दूसरा है आपके शुक्रवाहिनी। क्या है? शुक्रवाहिनी। ठीक है, तो ये जो शुक्रवाहिनी है, वाहिनी का मतलब होता है नलिका या ले जाने वाली, है ना, ले जाने वाली। तो नलिका मान सकता है किसको ले जाने वाली? शुक्राणु को ले जाने वाली। किसको? शुक्राणु को ले जाने वाली, शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका, ले जाने वाली नलिका क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनी कहलाती है। ठीक है, अब ये कहां से ले जाएगी शुक्राणु को? भाई अभी हमने पढ़ा कि वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु कहां बनते हैं? वृषण के अंदर। तो ये देखो, ये वृषण से शुक्राणु को यहां ले जाएगी, यहां से। ये है आपके शुक्रवाहिनी। तो दोनों वृषणों से दो शुक्रवाहिनी, ये एक पार्ट का है, वन साइड से लिया गया डायग्राम है ना। तो दूसरी साइड में एक और हो जाएगी, जैसे ये एक वृषण है तो दूसरा दो वृषण होता है। ठीक है, तो ये वन साइड का, तो दो शुक्रवाहिनियां भी कितनी होती है संख्या में? ये भी कितनी होती है? इनकी भी संख्या होती है 2। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है संख्या। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों वर्षणों से निकलेगी, दोनों वर्षणों से निकलेगी। तो ये जो शुक्रवाहिनी है वो वर्षण से निकलती है, वर्षण से निकलती है, और इधर ऊपर आ जाती है मूत्र नलिका। इस मूत्र नलिका के ऊपर से लूप बनाती हुई, पास, है ना, लूप बनाती हुई यहां से ये जाएगी, और आगे जो है ये आगे अपने शुक्राशय, ये शुक्राशय आ गया, और इधर ये आ गई प्रोस्टेट ग्रंथि। तो शुक्राशय से पहले शुक्राशय आ रहा है, पहले कौन आ रहा है? प्रोस्टेट ग्रंथि से पहले शुक्राशय आ रहा है। तो शुक्राशय से निकलने वाली नली और ये जो शुक्रवाहिनी आ रही है, ये दोनों मिलकर एक संयुक्त नली बना लेती है। देखो यहाँ, ये तो है, ये अपना शुक्राशय है, तो शुक्राशय से ये नली निकल रही है यहाँ, और इधर ये शुक्रवाहिनी आ रही है, ये दोनों यहाँ टच हो गई। जैसे दो नदियों के अंदर, एक नदी के अंदर एक और नदी मिलती है तो दोनों नदियां संयुक्त हो जाती है। तो ऐसे ही दोनों नलियां संयुक्त हो जाएगी, तब इसको बोलते हैं स्क्लन नली। क्या बोलता है? स्क्लन नली बोलता है। ये स्क्लन नली आगे जाके फिर ये मूत्र मार्ग में खुल जाती है, ये मूत्र मार्ग है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये मूत्र मार्ग या मूत्र नलिका है। ठीक है, तो इसके अंदर ये खुलती है, तो ये होती है अपने शुक्रवाहिनी। कौन होती है? शुक्रवाहिनी होती है। तो ये हो गया अपना दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया था, मानव नर जनन तंत्र का बताया था, सहायक जनन ग्रंथियां। ठीक है, कौन सा? सहायक जनन ग्रंथियां, ये तीसरा भाग आपको मैंने बताया था। ठीक है, सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथियों में 3 ग्रंथियों के नाम मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी अपने शुक्राशय, एक तो देखो, एक तो ये हो जाएगी शुक्राशय। सहायक जनन ग्रंथियों में एक तो कौन सी हो गई? शुक्राशय हो गया, और एक हो जाएगा आपके प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। और एक हो जाएगी ये काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काउपर ग्रंथि। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, और शुक्राशय और काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काउपर ग्रंथि। यहां लिख देता हूं मैं, काउपर ग्रंथि। तो ये जो 3 ग्रंथियां हैं, ये सहायक जनन ग्रंथियों का निर्माण करती है, मतलब ये जनन में सहायता करती है। क्योंकि शुक्राणु का उत्पादन तो वृषण में होता है, लेकिन इसके अलावा शुक्राणु के अंदर और भी कुछ चीजें, कुछ रस या कुछ स्राव डाले जाता है, उसके बाद में वीर्य का निर्माण होता है, सीमेन का निर्माण होता है। तो इन ग्रंथियों की
उस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, निषेचन की प्रक्रिया में और शुक्राणु के साथ वीर्य बनाने में और शुक्राणु की सुरक्षा करने में इन ग्रंथियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्या भूमिका होती है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं शुक्राशय के बारे में देख लेते हैं, है ना। सहायक जनन ग्रंथियों में सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, शुक्राशय, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे शुक्राशय, ठीक है। उसके बाद में दूसरी सहायक जनन ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट, कौन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगी। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी अपने काउपर ग्रंथि। कौन सी, काउपर ग्लैंड, ठीक है, काउपर ग्रंथि। तो इन तीन ग्रंथियों के बारे में अपने को देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें शुक्राशय के बारे में। ये रहा शुक्राशय, ये एक जोड़ी होंगे, ठीक है। तो शुक्राशय के मैं आपको यहाँ कुछ कार्य बता देता हूं। एक तो शुक्राशय के द्वारा आपके क्षारीय तरल निकलता है। कौन सा तरल, क्षारीय तरल निकलता है। अब ये क्षारीय, देखो यहां से ये शुक्राशय इधर से आ रहे हैं, इससे शुक्राणु आ रहे हैं, इसके अंदर से आ रहे हैं शुक्राणु। अभी वीर्य नहीं बना, शुक्राणु चीज अलग होता है, वीर्य अलग होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यहाँ शुक्राणु अंदर वृषण में बनता है। ये शुक्राणु यहाँ से निकलकर शुक्र वाहिनी से होते हुए इधर से आएंगे और इधर सबसे पहले कौन आएगी, आपके शुक्राशय आएगा। तो शुक्राशय से एक क्षारीय तरल निकलता है। ये क्षारीय तरल इस शुक्राणु के अंदर मिल जाता है। अब ये क्षारीय तरल क्या करता है, निषेचन की जब प्रक्रिया होती है ना, जब मैथुन की प्रक्रिया होती है, नर और मादा के बीच में सहवास होता है, मैथुन होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो क्षारीय तरल है वो योनि का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय। तो अम्लीय माध्यम में क्या होता है कि शुक्राणु डैमेज हो जाते हैं। जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होते हैं, वो योनि का अम्लीय माध्यम होने के कारण शुक्राणु अम्ल के कारण नष्ट हो सकते हैं। इसलिए शुक्राणु के अंदर उपस्थित जो ये क्षारीय तरल है, या यूं मान लो कि वीर्य के अंदर जो ये क्षारीय तरल है, ये क्षारीय तरल क्या करेगा, शुक्राणु की योनि के अम्लीय माध्यम से सुरक्षा करेगा, है ना। शुक्राणु की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। शुक्राणु की क्या करेगा, रक्षा करेगा। किससे, योनि के अम्लीय माध्यम से। किससे, योनि के अम्लीय माध्यम से। और दूसरा काम करेगा, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगा, एटीपी ऊर्जा प्रदान करेगा, है ना। शुक्राणु का क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा, ठीक है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, शुक्राणु को क्या करना, पोषण, ठीक है, पोषण प्रदान करना, ठीक है। एटीपी के रूप में पोषण प्रदान करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, आपके इस क्षारीय तरल के द्वारा किया जाएगा। और ये क्षारीय तरल कहां से निकलता है, ये निकलता है अपने शुक्राशय से। कहां से निकलता है, शुक्राशय से निकलता है, ठीक है। अब बात करें अपन प्रोस्टेट ग्रंथि की। किसकी बात करें, प्रोस्टेट ग्रंथि की और काउपर ग्रंथि, है ना। ये तो हो गया अपना, ठीक है, शुक्राशय हो गया। अब बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, ठीक है। ये क्या कार्य करती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि की अगर अपन बात करें तो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा एक हल्के श्वेत रंग का द्रव्य निकलता है, ठीक है। हल्के श्वेत रंग का द्रव्य, ठीक है, हल्के श्वेत रंग का एक द्रव निकलता है, ठीक है। ये द्रव अगर अपन बात करें तो 25 से 30% वीर्य का भाग बनाता है। वीर्य के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो आपको ध्यान रखना। वीर्य और शुक्राणु अलग चीज है, ठीक है। वीर्य के अंदर होता है एक तो आपके शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु प्लस क्या होता है, शुक्राशय से निकलने वाला तरल, है ना, शुक्राशय तरल। शुक्राशय तरल जो कि लगभग 60% होता है। कितना होता है, 60% तक होता है। एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला स्राव, क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट स्राव, प्रोस्टेट स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला स्राव। और एक काउपर ग्रंथि से निकलने वाला स्राव, ठीक है, काउपर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, काउपर ग्रंथि का स्राव, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो ये चीजें मिलकर है वो वीर्य का निर्माण करती है। इसलिए मैंने पहले कहा शुक्राणु चीज अलग है, वीर्य चीज है वो अलग है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि देखो, ये यहां पर ये मूत्राशय है, ठीक है, ये मूत्राशय है, ठीक है। इस मूत्राशय से देखो ध्यान रखना है, मूत्राशय से मूत्र नलिका निकलती है। तो ये मूत्र नर के अंदर जो शीशन है, ये शीशन है वो दो काम करता है। शीशन के अंदर जो ये मूत्र मार्ग के बीच में ये नली, ये दो काम करती है। मूत्र विसर्जन के लिए भी यही काम में आती है और निषेचन के दौरान शुक्राणु भी इसी से होकर मादा की योनि में छोड़े जाते हैं, है ना। दो काम हो गए इसके,
है ना, मनुष्य के अंदर जो शीशन है, शीशन के अंदर जो स्थित मूत्र मार्ग है वो दो काम करेगा, एक तो मूत्र विसर्जन का काम करेगा और एक मादा के साथ में या स्त्री के साथ निषेचन के दौरान ये स्पर्म को या वीर्य को योनि में छोड़ने का काम करेगा। इसलिए देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे शुक्राशय नहीं, ये मूत्राशय ध्यान रखना, है ना, ये गलत है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये मूत्राशय ध्यान रखना, ये मूत्राशय है। तो ये जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय के द्वारा ये मूत्र नलिका निकल रही है जो आगे इसके अंदर खुल रही है, तो मूत्र विसर्जन भी इसी से होगा और इधर शुक्राणु आ रहे हैं तो वो भी इसी से होगा। आगे बात समझ में, उनका भी विसर्जन है वो इसी के द्वारा होगा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा एक हल्के रंग का द्रव निकलता है जो कि कितना भाग बनाता है, वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। कितना, 25 से 30%। अब इसका काम क्या है ना, इसका काम है कि ये एक तो शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखता है, शुक्राणु को क्या करता है, शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखता है, ठीक है, क्या करता है, शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखता है। एक शुक्राणु को स्कंदित होने से रोकता है, जमने से रोकता है, क्योंकि यदि शुक्राणु का जमाव हो जाएगा योनि के अंदर, है ना, जब एक नर है वो योनि के अंदर मादा की योनि में शुक्राणु जब छोड़ेगा और शुक्राणु जम गए या पहले भी जम गए, ठीक है, तो वो फिर उतने गतिशील नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये शुक्राणु को सक्रिय बनाता है, साथ ही साथ उनको स्कंदित होने से भी बचाता है। कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला तरल, ठीक है, इस शुक्राणु को स्कंदन से बचाना है ना, स्कंदन से बचाव, स्कंदन से क्या करता है, ये बचाव करने का कार्य करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा हल्के श्वेत रंग का तरल निकलता है, 20 से 25% कुल भाग बनाता है वीर्य का, ठीक है, शुक्राणु को सक्रिय बनाता है और शुक्राणु के स्कंदन से सुरक्षा करता है या शुक्राणु को स्कंदित होने से रोकता है। तो ये है प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव। जबकि शुक्राशय के स्राव, है ना, 60% भाग बनाते हैं वीर्य का और शुक्राणु को ऊर्जा या एटीपी प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। और क्या बताया मैंने इसमें, और बताया कि ये शुक्राणु की अम्लीय माध्यम से रक्षा करता है। जब शुक्राणु योनि में गति करते हुए गर्भाशय की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर, है ना, तो ऊपर की ओर जब गर्भाशय की ओर जाएंगे तो योनि होती है वो अम्लीय होती है। मादाओं की योनि कैसी होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय जो पदार्थ है वो शुक्राणु को अपघटित कर सकता है, इसलिए ये क्षारीय होता है। शुक्राशय के द्वारा निकलने वाला जो तरल है, ये रहा शुक्राशय, इसके द्वारा निकलने वाला जो तरल है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, जो कि अम्लीय प्रभाव से शुक्राणु की क्या करता है, रक्षा करता है। तो दो हो गया हमारे, ठीक है, शुक्राशय हो गया और प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, ठीक है। अब अपन देखें काउपर ग्रंथि के बारे में। तीसरी ग्रंथि की अपन बात करें काउपर की, किसकी बात करें, काउपर। तो काउपर ग्रंथि को अपन बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल, कौन सी ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है, इस नाम से भी अपन इसको जानते हैं। अब इसके द्वारा भी क्षारीय तरल निकलता है, इसके द्वारा भी कैसा तरल निकलता है, एक तरल निकलता है जो कैसा होता है, प्रकृति में क्षारीय प्रकृति का होता है। अब ये जो तरल क्या करता है, ये निषेचन के समय या मैथुन के समय, है ना, मैथुन की प्रक्रिया को इजी करता है, मैथुन की प्रक्रिया को क्या करता है, आसान बनाता है। क्या करता है, आसान। अब ये कैसे आसान बनाता है, इसमें चिकनाहट होती है, इसमें चिकनाहट होने के कारण ही अपना जो वीर्य है वो चिकना होता है, ध्यान रखना है। जो काउपर ग्रंथि या जिसको अपन बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, इसके द्वारा जो क्षारीय तरल निकलता है वो मैथुन की प्रक्रिया में सहायता करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है, ये चिकनाहट उत्पन्न करने का कार्य करता है। जब एक नर मादा के साथ में सहवास करता है या मैथुन करता है तो उस टाइम ये योनि को क्या करता है, चिकना बनाकर मैथुन प्रक्रिया को सुगम बना देता है। मैथुन प्रक्रिया को क्या करता है, सुगम बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये हो गए अपने तीनों सहायक जनन ग्रंथियों और इनके द्वारा निकलने वाले स्राव और इनके कार्य। अब अपन बात करें मूत्र जनन मार्ग और शीशन की बात करते हैं। तो मूत्र जनन मार्ग और शीशन क्या, देखो मूत्राशय से मूत्र जनन नलिका निकल रही है, ठीक है, और इधर से ये आ रही है अपने शुक्रवाहिनी। तो ये दोनों मिलकर एक संयुक्त नली बनाती है जिसको बोलते हैं स्खलन नली। कौन सी, स्खलन नली, ठीक है, स्खलन नली। अब ये स्खलन नली है वो आगे ये मूत्र मार्ग है, इस मूत्र मार्ग से आगे देखो ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब मूत्र विसर्जन की बारी आएगी तब तो इसके द्वारा ये मूत्र विसर्जन कर दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये मैथुन के समय क्या करेगा, ये शुक्राणु को यहां से निकालने का कार्य करेगा।
तो ये तो हो गया मूत्र जनन मार्ग, ठीक है। और अब बात करें अपन शीसन की, तो शीसन क्या होता है, एक पेशीय संरचना, ये है शीसन, या जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं नर का लिंग, ठीक है। तो नर का लिंग, या जिसको विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, शीसन या पेनिस, ठीक है, शीसन या पेनिस। तो शीसन या पेनिस की एक पेशीय संरचना होती है। क्या होती है, पेशीय संरचना होता है, और मैथुन के समय इन पेशियों में रक्त वगैरह है वो बढ़ जाता है। इन शीसन है वो नॉर्मल अवस्था में शिथिल रहता है, सिकुड़ा हुआ और छोटी संरचना के रूप में रहता है। लेकिन जब मैथुन के लिए उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक स्त्री के साथ मैथुन करने की जब उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो उस टाइम इसमें रक्त का संचार बढ़ जाता है। रक्त का संचार बढ़ने के कारण ये टाइट हो जाता है, कड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और उस टाइम ये फिर है वो शुक्राणु को योनि में या योनि तक पहुंचाने के लिए इजी कार्य के तौर पे लिया जाता है इसका इस्तेमाल, ठीक है ना। तो ये है उस टाइम में वो कड़ा हो जाएगा, टाइट मजबूत हो जाएगा, ठीक है, और योनि तक है शुक्राणु को पहुंचाने में ये सहायता करता है, ठीक है। आगे बात सुन, तो ये है अपने शीसन और मूत्र मार्ग। तो ये है एक नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग और इनके क्या क्या कार्य है। अब इनके एक बार मैं नोट्स अवेलेबल आपको करवा देता हूं, ठीक है। तो नोट्स के रूप में और भी जो कोई चीजें हैं तो वो सारी आपको बाद में पढ़ने के लिए इजी रहेगी। तो अब अपन एक बार नोट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जितना हमने सारा पढ़ा उसके नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो इनको अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने के बाद में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाए और उसके बाद भले आप अपने हिसाब से इन नोट्स को सेट कर सकते हो, है ना। मैंने अपने हिसाब से नोट्स लिखे हैं और आप अपने हिसाब से इनको और नई कॉपी के अंदर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने नोट्स उस प्रकार से लिखे जैसे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब आप और कोई नई चीजें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, या कम करना चाहो तो भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से मिनिमम अपने को जनरल साइंस में इतना तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इस भर्ती की बात करें तो अपन, है ना। हाँ, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो मनुष्य में नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु के उत्पादन संबंधी जो तंत्र है उस तंत्र को क्या कहते हैं अपन, नर जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। इसका निर्माण निम्नलिखित अंगों एवं संरचनाओं से होता है। मतलब नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग है या कौन कौन सी संरचनाएं हैं वो शामिल है। भाई आप हमने पढ़ रखा है ना, कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र। तो तंत्र में कौन कौन से अंग होंगे या और कौन सी संरचना होती है, तो इनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले दिया आपके वृषण, एक तो क्या है, वृषण है, एक है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिनी है, बहुवचन कर लो क्योंकि दो होती है। कितनी होती है, दो, तो शुक्रवाहिनी है, ठीक है। एक है सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां कितनी बताई मैंने आपको 3 बताई है, ठीक है। एक तो है शुक्राशय ग्रंथि, एक है आपके प्रोस्टेट और एक है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का एक और नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ध्यान रखना, कौन सी, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। एक बार्थोलिन की ग्रंथियां होती है, बार्थोलिन की ग्रंथियां मादाओं में पाई जाती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भाग जनन तंत्र का वो नर से संबंधित है, तो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां, काउपर ग्रंथि जिसको कहते हैं, या प्रोस्टेट और शुक्राशय, ये तो नर जनन तंत्र के भाग है। लेकिन जो बार्थोलिन की ग्रंथि यदि आ जाए तो वो मादा जनन तंत्र का भाग है। ध्यान रखिए, ये प्रश्न कई बार आया हुआ भी है। तो आगे बात करें, देखो अब है चौथा है अपने मूत्र जनन मार्ग एवं शीसन। तो ये 4 भाग है वो नर जनन तंत्र में शामिल है। अब एक एक का वर्णन अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वृषण के बारे में, टेस्टिस, है ना। तो टेस्टिस क्या होता है, इनके बारे में अपन देखते हैं। ये नर के मुख्य या प्राथमिक जनन अंग। ध्यान रखना है, सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, नर के मुख्य या प्राथमिक जननांग कौन होते हैं, तो टेस्टिस या वृषण होते हैं। ये कितना होता है, 1 जोड़ी होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 1 जोड़ी होते हैं, ठीक है, जो शरीर के बाहर उदर गुहा के नीचे एक थैली समान संरचना में पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वृषण कोश कहते हैं, है ना। नर में वृषण होता है, उदर गुहा के नीचे थैली समान संरचना में लटके रहता है ना, सब जानते हैं अपन। इसका कारण यह है कि इसका कारण क्या है, बाहर क्यों पाए जाते हैं, मैंने बताया था 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड शुक्राणु उत्पादन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो इसका कारण है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए
आवश्यक ताप शरीर के ताप से, किसके, शरीर के ताप से लगभग 2.5 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। वृषण नर जनन ग्रंथि की भांति कार्य करते हैं। वृषण किसकी भांति कार्य करता है, नर जनन ग्रंथि की भी भांति कार्य करता है। तो ग्रंथि तो हार्मोन भी निकालेंगे, ठीक है, तथा नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करता है। तो ध्यान रखना है, नर जनन हार्मोन का नाम क्या है, नर जनन हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, वृषणों के द्वारा। तो वृषण मादा की क्या है, नर की क्या है, नर जनन ग्रंथि भी है, और नर के मुख्य जनन अंग है। मुख्य जनन अंग होता है वो वृषण ही होता है। बाकी जितने भी अंग है ना, शुक्रवाहिनी है, सहायक जनन ग्रंथियां हैं, और मूत्र जनन मार्ग और शीशन, ये सब सहायक अंग है ना, या द्वितीयक अंग है। प्राथमिक अंग कौन हुआ, प्राथमिक अंग हुआ वृषण। नर जनन तंत्र को अगर अपन दो भागों में डिवाइडेड करें तो प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग कह सकते हैं। प्राथमिक जनन अंग में आ जाएंगे अपने वृषण, और द्वितीयक जनन अंग में आ जाएंगे ये बाकी वाले तीनों, है ना, शुक्रवाहिनी है, शुक्र जनन ग्रंथि है ना, और मूत्र जनन मार्ग और शीशन, ये आ जाएंगे द्वितीयक जननांगों के अंदर आ जाएंगे। आगे देखें अपन, तो आगे देखो, वृषणों में शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती है। पहले आप एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं इसको। एक तो आप ध्यान रखना दोस्तों, इन चीजों में बहुत ज्यादा मेरे को मेहनत लग रही है। एक वीडियो तैयार करने में, एक 30 से 40 मिनट का जो वीडियो है उसको तैयार करने में लगभग मेरे को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, है ना, क्योंकि उसके पहले आपके सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाने पड़ते हैं, है ना। जनरल साइंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 10वीं तक का ही शामिल आए होगा उसमें, है ना। उसमें ऊपर की भी कुछ चीजें हैं जो 10th लेवल तक कम दे रखी है ना, तो उनको भी जो ऊपर की जो किताबें हैं उनमें से लेना पड़ता है। पहले नोट्स को व्यवस्थित करना पड़ता है सिलेबस के हिसाब से कि आपके कितना लंबा कोई सिलेबस है वो पूछा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक सिलेबस में आपसे पूछा जा सकता है। तो कम से कम 6-7 किताबों को पढ़कर अच्छे से उनमें से चीज़ों को निकालना पड़ता है कि भाई इतना सामग्री है वो इस सिलेबस में पूछी जा सकती है भर्ती के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, तो उसमें लगता है टाइम। फिर वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और यदि चैनल आपको या क्लास है अच्छी लगे आपको तो उसका आपको कमेंट करना चाहिए, है ना, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हाँ कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो असर हो रहा है, कुछ तो कुछ उसका आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इतनी से आपको ध्यान रखना है, इतनी से हमारी हेल्प करनी है आपको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जब तक मैं ये नोट्स लिखता हूँ तब तक का बीच का वीडियो मेरे को हटाना पड़ता है ना, क्योंकि मैं लिखूंगा तो आप मेरे को देखोगे थोड़ी, है ना, तो फिर तो ऐसा 2-2.5 घंटे को वीडियो वैसे हो जाएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ी सी आपको मदद करनी है, हेल्प करनी है। आगे देखो, तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार, ठीक है। आगे देखो, तो वृषणों में है ना, वृषणों में शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती है। कौन सी शुक्र जनक नलिकाएं? असंख्य शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती हैं जिनमें कौन स्थित होता है, एक मिनट में पेन चेंज कर लो, ठीक है। जिनमें स्थित है शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। कौन सी? शुक्र जनक नलिकाएं किसकी बनी होती है? शुक्राणु मात्र कोशिकाओं की। और इन शुक्राणु मात्र कोशिकाओं को बोलते हैं अपन स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इन स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित का मतलब है कि मानव की कई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, है ना, या शुक्राणु मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्र होंगे 46। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो शुक्राणु बनेंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 23। और शुक्राणु को अपन क्या कहते हैं? नर युग्मक। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित शुक्राणु मतलब नर युग्मकों का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपके। अगला पॉइंट देखें, अगला है वृषणों द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अभी मैंने आपको बताया था कि वृषण है वो नर के लिए लैंगिक जनन ग्रंथि का काम करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है। तो वृषणों के द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, है ना, जिसको अपन बोलते हैं शुक्र जनन। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जिसको कहते हैं शुक्र जनन का नियंत्रण करता है एवं नर के गौण का मतलब है द्वितीयक। एक तो प्राथमिक लक्षण होता है, एक होता है द्वितीयक लक्षण।
है ना। तो नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, या जिनको अपन बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण, जिसके द्वारा एक नर की पहचान होती है, जैसे दाढ़ी मूंछ आएगी तो सीधा सा समझ लेंगे, है ना, कि भाई ये नर है। ऐसा तो नहीं उसके जननांग को देखेंगे, है ना, कि भाई ये नर है मादा है, इसको देखो, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण से पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई नर है या मादा है, ठीक है। तो द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षणों जैसे कि बात करें दाढ़ी मूंछ का आना, ये नर के लक्षण है। महिलाओं की अपेक्षा नर की आवाज क्या होती है, भारी, ठीक है, तो आवाज का भारी होना, ठीक है, बगलू एवं जननांगी क्षेत्र में बालों का उगना आदि को नियंत्रित करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। और ये किसके द्वारा स्रावित होता है, वर्षण के द्वारा। और ये कौन सा हार्मोन है, नर जनन हार्मोन है। इसके बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। यदि जनरल साइंस में बात करें आपके लिए जनन वाले में से, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वाला, ध्यान रखना। नर जनन हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। किसके द्वारा स्रावित होता है, वर्षण के द्वारा स्रावित होता है। वर्षण क्या है, नर जनन ग्रंथि है। क्या है, नर जनन ग्रंथि है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम क्या करता है, एक तो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, शुक्र जनन का शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का नियंत्रण भी करता है। हालांकि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में और भी हार्मोन होता है, पर वो आपके लेवल के हिसाब से नहीं है ना, FSH और LH हार्मोन होता है, ठीक है, वो आपके काम के नहीं है, तो उसका नियंत्रण करता है। साथ ही साथ जो नर के गौण लैंगिक लक्षण है ना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, बगलू एवं जननांगी क्षेत्रों में बालों का उगना, इन लक्षणों का निर्धारण करता है, नियंत्रण करता है। जब ये हार्मोन, इस हार्मोन का जब किसी नर में सिक्रेशन होता है तो ये लक्षण है वो प्रकट होने लगता है ना। अक्सर बात करें तो 13 या 14 वर्ष, है ना, 13 या 14 वर्ष के बाद में ऐसा होने लग जाता है। आगे देखो, तो ये था वर्षण, तो वर्षण हो गया कंप्लीट। अब अपन देखते हैं शुक्रवाहिनी है। क्या देखते हैं, शुक्रवाहिनी है। तो शुक्रवाहिनी, इनकी संख्या होती है भाई 2। कितनी होती है, 2, एक जोड़ी होती है। अरे वर्षण कितने होते हैं, वर्षण भी तो एक जोड़ी होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो दोनों वर्षणों से एक एक नलिका निकल कर आएगी। अभी पहले डायग्राम में भी आपको समझाया था। आगे देखो, होती है ये वर्षण से निकलकर, कहां से, ये वर्षण से निकलकर शुक्राशय से आगे, शुक्राशय से आने वाली नली के साथ मिलती है, संयुक्त काल में मिल जाती है, जुड़ जाती है। अभी डायग्राम में समझाया था आपको मैंने। उससे जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। उस संयुक्त नली का नाम क्या है, स्खलनीय वाहिनी। स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करती है, जिससे होकर शुक्राणु जाएंगे। स्खलनीय वाहिनी का मतलब है वो स्खलन वाहिनी जो है वही आगे जाके शिश्न में खुलती है। किसमें, शिश्न में खुलती है। और जो भी हमारा जो वीर्य होता है वो फिर शिश्न में जाता है, ठीक है, और उसके शिश्न के माध्यम से फिर मादा की योनि में छोड़ा जाता है मैथुन के समय, ठीक है। आगे बात करें, देखो आगे है सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, सहायक जनन ग्रंथियां। तो सहायक जनन ग्रंथियां 3 होती है, ठीक है। 2 का वर्णन यहां मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे देखें अपन। ओके, तो देखो सहायक जनन ग्रंथियां ये निम्नलिखित है। कौन कौन सी है, देखो पहले थे आपके शुक्राशय, है ना, शुक्राशय। दूसरी आपके प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। अभी इसको भी अपन देख लेंगे। तो शुक्राशय देखो ये एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है मतलब संख्या में 2 थैलीनुमा संरचनाएं हैं। शुक्राशय द्वारा एक पीले रंग का, पीला क्षारीय तरल, पीले रंग का क्षारीय तरल, ध्यान रखना, पीले रंग का हल्का पीला, इतना नहीं, थोड़ा सा हल्का पीला, हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल स्रावित किया जाता है, जो योनि को क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है ये योनि मार्ग की अम्लीयता को दूर कर शुक्राणु की क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है। अभी मैंने बताया था, है ना, पहले भी कि योनि होती है वो अम्लीय होती है, तो शुक्राणु है अम्ल से क्रिया करके वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अम्ल शुक्राणु को नष्ट कर देगा। पर ये क्या होता है, क्षारीय, तो अम्ल क्षार क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है ना, उदासीन कर देता है ना क्षार, क्षार अम्ल को क्या करता है, उदासीन करता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इसलिए इस प्रकार वो रक्षा करता है शुक्राणु की, ठीक है। यह है कुल, कौन, इसके द्वारा निकलने वाला तरल, यह कुल वीर्य का कितना 60% भाग बनाता है। इसमें उपस्थित पोषक पदार्थ, इसमें उपस्थित पोषक पदार्थ शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। इसमें 2 काम हो गए, एक तो ये योनि की अम्लीयता को दूर कर शुक्राणु की रक्षा करता है, और एक इसमें पाए जाने वाले पोषक पदार्थ है वो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये 2 काम इसको याद रखना है। अगला प्रोस्टेट ग्रंथि देखो, इसके द्वारा हल्के श्वेत रंग का, किस रंग का, सफेद रंग का, ये भी क्षारीय है वो भी क्षारीय है, वो पीले रंग का क्षारीय है,
ये सफेद रंग का क्षारीय तरल स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा। ध्यान रखना ये नर की जनन ग्रंथि है, ध्यान रखना प्रोस्टेट ग्रंथि नर की जनन ग्रंथि है। ये कुल वीर्य का कितना 25 से 30% भाग बनाता है तथा वीर्य को स्कंदित होने से बचाता है ना। इसके भी दो कार्य हो गए, ठीक है। ये क्षारीय तरल होता है, ठीक है, और ये स्कंदित होने से बचाने का कार्य करता है, ठीक है। आगे देखें अपन, तीसरी सहायक जनन ग्रंथि है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, ठीक है। तो एक बार चाहो तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो काउपर ग्रंथि क्या होती है? इसके द्वारा एक गाढ़े क्षारीय तरल का, ये भी क्षारीय तरल ही होता है, क्षारीय तरल का स्त्रवण किया जाता है जो मैथुन के समय है ना, जो मैथुन के समय मादा की योनि को है ना, मादा की योनि को चिकना बनाकर मैथुन क्रिया को सुगम बनाता है ना। मादा की योनि को लुब्रिकेंट का कार्य करता है और चिकना बनाकर मैथुन क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 सहायक जनन ग्रंथि, ए, बी और सी। अब देखते हैं चौथा है अपने मूत्र मार्ग या मूत्र जनन मार्ग एवं शीशन या पेनिस की बात करें तो मूत्राशय से निकलने वाली मूत्रवाहिनी, डायग्राम में मैंने आपको बता दिया पूरा, अब तो मैं केवल नोट से बता रहा हूं, ठीक है। तो रिवर्स करके आप वीडियो को देख सकते हो वापस। तो मूत्राशय से निकलने वाली मूत्रवाहिनी स्क्लीन वाहिनी से जुड़कर, मूत्रवाहिनी स्क्लीन वाहिनी से जुड़कर क्या बनाती है? मूत्र जनन मार्ग। क्या बनाती है? मूत्र जनन मार्ग। यहाँ पर मार्ग लिखा हुआ है, ध्यान रखना, मूत्र जनन मार्ग या नलिका, मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। पूरी मूत्र नलिका की बात कर रहा हूं मैं, शीशन या पेनिस की बात नहीं कर रहा हूं, मानव का जो या मनुष्य, नर मनुष्य के लिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पूरी जो नलिका है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो 20 सेंटीमीटर लंबी नली है जो शीशन से गुजरते हुए आगे ना, है ना, पूरी लंबाई कितनी है उसकी? मूत्र जनन नलिका की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। फिर आगे आ जाता है शीशन, जो कि डायग्राम में मैंने बताया था, है ना। वो शीशन की लंबाई 20 सेंटीमीटर से काफी कम होती है, जो शीशन से गुजरते हुए शीशन के ऊपरी भाग में मूत्र जनन छिद्र के रूप में बाहर की ओर खुलती है। और मूत्र जनन छिद्र से ही अपना वीर्य है वो बाहर निकलता है ना। जिस छिद्र से मूत्र विसर्जित होता है उसी छिद्र से वीर्य है वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब बात करते हैं शीशन या पेनिस की। तो शीशन या पेनिस एक पेशीय संरचना है। क्या है? एक पेशीय संरचना है जो मैथुन के प्रति, है ना, स्त्री के साथ मैथुन करने की जब इच्छा होती है ना, तो उस समय उत्तेजित होने पर उत्तेजित हो जाएगा और फूलकर, है ना, पहले की तुलना में बड़ा हो जाएगा, फूलकर बड़ा एवं कड़ा मतलब कठोर हो जाता है। तो यह आपके नर जनन तंत्र के विभिन्न भाग, उसकी संरचना, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है सिलेबस के हिसाब से। इससे ज्यादा मेरी ओर से तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।